नमस्कार दोस्तों, साइंस फैंटर यूट्यूब चैनल आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके जो साइंस के क्वेश्चन पूछा गया है, जो 30 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था थर्ड शिफ्ट में, जितने भी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस के, वो सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और जो आने वाले एग्ज़ाम में ये हूबहू क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये कई क्वेश्चन जो है, मतलब यही क्वेश्चन ग्रुप डी में, यही क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन यही ग्रुप डी में पूछा है, जिसका उदाहरण हम देंगे अभी। तो चलिए इस वीडियो के पहले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तावित किया था? तो स्थिर अनुपात का नियम जे प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, अब स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है? तो किसी भी रासायनिक यौगिक के जो तत्व होते हैं हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान में संयोजित होते हैं, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से बनाई गई हो या किसी भी सोर्स से प्राप्त की हो। जैसे मान लीजिए जल ले लीजिए, जल आप नदी में से उठाइए चाहे प्रयोगशाला विधि से बनाइए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारों का अनुपात होगा वो 1:8 ही होगा। ठीक है, तो ये किसने दिया था ये नियम? जे प्राउस्ट ने दिया था। ये फ्रांसिस केमिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्थिर अनुपात का नियम, जे प्राउस्ट। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न में। निषेचन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक सख्त आवरण विकसित करता है जो धीरे धीरे एक बीज में परिवर्तित हो जाता है और युग्मनज कई बार विभाजित होकर उसके भीतर एक भ्रूण बनाता है? इतना लंबा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, फर्टिलाइजेशन होता है। ये देखिए, वर्तिकाग्र पे आकर परागकण गिरा, इधर से जाते हुए अंड कोशिका में गया, अंड कोशिका से मिलकर निषेचित हुआ, जाइगोट का निर्माण किया। ये पीला वाला जो भाग है बीजांड है। ठीक है, जिसके अंदर अंड कोशिका मतलब निषेचन हुआ है। और ठीक है, तो ये बीजांड क्या होता है? समय के अनुसार धीरे धीरे ये जो आवरण है अपने आप सख्त होने लगता है और बीज का रूप धारण करने लगता है। तो बीजांड किस में परिवर्तित हो जाता है? बीज में। और ये जो बाहरी आवरण हरा कलर का दिखता है वो धीरे धीरे समय के अनुसार परिपक्व हो जाता है और अंडाशय, इसे अंडाशय कहते हैं हरा वाला भाग को। और ये किस में परिवर्तित हो जाता है? फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो सख्त आवरण है, जो सख्त आवरण विकसित होता है, जिसके अंदर जो जाइगोट है वो कई बार विभाजित होकर एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। देखिए, ये जो अंदर ये जो जाइगोट है विभाजित होकर यहाँ पे देखिए भ्रूण मतलब एम्ब्रियो का निर्माण कर दिया है, कई बार विभाजित होकर। और इसके चारों ओर जो पीला कलर का था वो धीरे धीरे सख्त हो गया है और बीज का रूप धारण कर लिया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा निषेचन के बाद निम्नलिखित में कौन सा एक सख्त आवरण विकसित करता है? तो सख्त आवरण कौन विकसित किया है? बीजांड किया है। ठीक है, और फलों के रूप में कौन परिवर्तित हुआ है? तो अंडाशय। इसी से प्रश्न पूछा गया है, लास्ट वाला प्रश्न इस वीडियो के, वहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। फल के रूप में कौन भाग विकसित होता है? तो अंडाशय विकसित होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताओं में से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। देखिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जानते हैं। प्रोकैरियोटिक जिसमें मतलब केंद्रक जो है वो विकसित नहीं होता है, लगभग न के समान विकसित होता है और उसमें एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब एक अणु की तरह पदार्थ होता है और उसमें डीएनए होता है और वो एकल गुणसूत्र उसमें पाया जाता है, एक ही गुणसूत्र पाया जाता है। तो इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है, ये बात सही है। इसमें एक से अधिक की बात गलत है, क्योंकि इसका जो केंद्रक है विकसित नहीं होता है और इसमें मतलब एक ही गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि कहा जा रहा है बी कथन में कि एक से अधिक, जो कि गलत है। केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है और केंद्रक होता ही नहीं है, लगभग अविकसित होता है, मतलब सही से विकसित नहीं होता है। झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग उपस्थित नहीं, ये भी गलत है, कोशिकांग उसमें होता ही नहीं है। मतलब बहुत इसमें क्या होता है, गुणसूत्र होता है, एक अणु मतलब केंद्रक, उसको केंद्रक कह सकते हैं, लेकिन अब अविकसित केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में कितने एक ही गुणसूत्र पाया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक सेल में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो एकल गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सजातीय श्रेणी CH4, C2H6 और CH3 के अनुक्रमिक सदस्य किस इकाई द्वारा एक दूसरे से भिन्न होता है? मतलब अंतर पूछा है। CH4 किसका ग्रुप है? तो एल्केन ग्रुप का है, CN plus H2N+2 होता है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा भिन्न है? मतलब इनमें कितने का अंतर होता है? मतलब एक सदस्य दूसरे सदस्य के देखा जाए तो कितने का अंतर हो गया है? अरे घटा दीजिए ना, C2H6 है ना, इसमें CH4 को घटाइए, CH4, एगो कार्बन में से एगो कार्बन गया, एक कार्बन बच गया। ठीक है, और 6 गो
हाइड्रोजन में से 4 गो हाइड्रोजन गया, 2 गो बच गया। तो एक सदस्य दूसरे सदस्य कितने का अंतर है, CH2 का। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मतलब सजातीय श्रेणी CH4, C2H6 और C3H8 के अनुक्रमिक सदस्य के एक इकाई द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब एक दूसरे से कितने का अंतर होता है, तो CH2 का अंतर होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, CH2। ठीक है, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पानी में चीनी के समांगी मिश्रण के लिए सही है। समांगी का मतलब अंग समान हो, मतलब वो जो मिश्रण बना है उसके कहीं से उठाएंगे तो उसमें मतलब जो दो पदार्थ है जो उसमें घुला है उसका मतलब अनुपात जो है समान रहेगा। ठीक है, मतलब एक समान चारों तरफ से घुला हुआ रहेगा। समांगी के नाम से ही स्पष्ट है, समान अंग, मतलब चारों तरफ उसमें अच्छी तरह से मिला हुआ होगा, उसे ही समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो जल विलय है, देखिए पानी और चीनी का बनाया गया है, तो पानी और चीनी दोनों विलायक हैं, गलत बात है। जल विलायक है, पानी और चीनी में कौन विलायक होता है, तो पानी विलायक होता है, और विलय कौन होता है, तो चीनी होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आसान प्रश्न है। ठीक है, जब पानी और चीनी घोलते हैं तो पानी विलायक होता है और चीनी विलय होता है। अब हम चलते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लेकिन निम्नलिखित में से क्या किसी वस्तु को एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है। देखिए किए गए कार्य क्या होता है, W=F/d cos थीटा। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है, थीटा होता है, उसे cos थीटा के रूप में। तो बल को कम करना है, इसमें एंगल से कहीं मतलब नहीं है, तो एंगल से हमको हटा देंगे, हम cos थीटा को हटा देंगे। ठीक है, हमको केवल बल और विस्थापन। देखिए किसी वस्तु पर एक बल द्वारा किए गए कार्य को बढ़ा सकता है। अगर फोर्स को कांस्टेंट रख दिया जाए तो किसको बढ़ाने पर कार्य का मान बढ़ेगा, तो विस्थापन को, क्योंकि दोनों में क्या है, समानुपातिक संबंध है। तो बल को अगर मतलब एक समान लगाया जाए, मतलब कांस्टेंट बल को एक नियत रख दिया जाए, तो डी का मान मतलब डिस्प्लेसमेंट का मान नहीं बढ़ाने से ही हमको कार्य का मान ज़्यादा मिलेगा। तो विस्थापन का मान कम करना, द्रव्यमान का मान कम करना, विस्थापन को बढ़ाने से ही हमको कार्य का मान बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्थापन को बढ़ाने से कार्य का मान बढ़ेगा यदि बल को नियत रख दिया जाए तो। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्थापन को बढ़ाना। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। तांबे और टीन के मिश्रण से बनाने वाली मिश्र धातु का नाम क्या है। तांबा और टीन, देखिए इसको याद करने का तरीका है, ब्रॉन्ज है ना, लास्ट में ZE आ रहा है, तो इसमें उल्टा होगा। ये किसका मिश्रण है, कापर और टीन का मिश्रण होगा। किसका मिश्रण होगा, कापर और टीन। जिसमें जेड आएगा वह टीन का होगा, जिसमें जेड आएगा उसमें उल्टा होगा। देखिए पीतल का होता है ब्रास, एस आ रहा है, मतलब इसमें एस आ रहा है तो इसमें जेड वाला आएगा। कापर के साथ क्या आएगा, जिंक आएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कापर और टीन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। कापर और टीन के मिश्रण को ब्रॉन्ज कहा जाता है, जिसको हिंदी में कांसा कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए एस आएगा तो एस नहीं, एस किसका, एसएन किसका है, तो टीन का, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। टीन के जगह क्या आएगा, जेडएन आएगा, और जिसके लास्ट में जेड आ रहा है उसके साथ जेडएन नहीं आएगा, एसएन आएगा। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, दोनों याद करने का तरीका है। तो ब्रॉन्ज में क्या होगा, ब्रॉन्ज में क्या होगा, कापर और टीन, क्योंकि जेड आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न में सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कापर और टीन के मिश्रण को ब्रॉन्ज कहा जाता है, मतलब कांसा कहा जाता है। और ब्रॉस को भी याद रखिएगा, एस आ रहा है तो एसएन नहीं आएगा, जेडएन आएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। संतुलित समीकरण को 3Fi + X Fi3O4 + 4H2 के लिए x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है। देखिए 3 गो Fi है तो 3 गो इधर Fi मिल गया है। देखिए इसको द्रव्यमान संरक्षण के नियम से ही हम मतलब अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होना चाहिए। एक यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। तो अभिकारक में भी 8 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4 दूनी 8 है। तो 4 जब लिखेंगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 है, उत्पाद में भी ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे x के जगह पे क्या आएगा, 4। अगर 4 यहाँ पे x के जगह पे रख देंगे तो पूरी तरह से ये समीकरण बैलेंस हो जाएगी, मतलब अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 लिख देंगे x की जगह पे। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। कांच के प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से
प्रकाश का कौन सा रंग न्यूनतम मतलब कोण पर झुकता है, मतलब सबसे कम कौन झुकता है। देखिए मान लीजिए प्रिज्म है, ठीक है, अगर इसे प्रकाश किरण पुंज ऐसे गुजारेंगे मान लीजिए, फिर यदि इधर से होगा तो ये 7 रंग में विभाजित होगा। देखिए सबसे नीचे कौन रहता है, तो बैगनी रहता है, कौन रहता है, और सबसे ऊपर रेड रहता है, क्योंकि जिस बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो ज़्यादा झुकता है, ठीक है। बैगनी रंग का सबसे लास्ट में कौन ऊपर कौन रहता है, रेड रहेगा। इसमें क्या होगा, BIBGYOR, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन रहता है, बैगनी, और सबसे ऊपर कौन रहता है, लाल, मतलब रेड। तो सबसे जो ऊपर रहा वही तो कम झुका, और जो सबसे नीचे रहा वो ज़्यादा झुका। तो ज़्यादा कौन झुकता है, बैगनी झुकता है, और सबसे कम कौन झुकता है, लाल झुकता है, क्योंकि इसका तरंग दर कम होता है और इसका अपवर्तनांक भी कम होता है, ठीक है। वो सब बात की बात है। तो झुकता कौन सबसे कम है, सबसे ज़्यादा झुकता है बैगनी, और सबसे कम कौन झुकता है, इसमें रेड ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं। देखिए इसके बाद क्या आएगा, ऑरेंज नहीं है, येलो, कौन सा ऑप्शन है, येलो है। इसके बाद क्या है, पीला। तो सबसे इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो सबसे कौन झुकेगा, पीला झुकेगा। देख लीजिए बिग बियर के अनुसार सबसे नीचे बैगनी होता है, सबसे ऊपर लाल होता है, लेकिन लाल ऑप्शन में नहीं है, और संतरे मतलब ऑरेंज कलर भी नहीं है, तो क्या होगा, येलो, पीला रंग। इस प्रश्न के अनुसार सबसे कम कौन झुकेगा, पीला रंग झुकेगा। अब हम चलते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है। किलोवाट, सबसे पहले किलोवाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का, सामर्थ्य का मात्रक है, ठीक है। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, एक किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। कितना होता है, 1000 वाट। और वाट क्या होता है, तो वाट होता है जूल प्रति सेकंड। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड। तो 1 किलोवाट बराबर कितना जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, 1000 जूल प्रति सेकंड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एक किलोवाट बराबर 1000 वाट। वाट के जगह पे हम जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं। अरे क्या, P इक्वल टू क्या होता है, W/T, वर्ग का मात्रक जूल और T का मात्रक सेकंड, ठीक है, यहीं से आता है जूल प्रति सेकंड। वाट को ही जूल प्रति सेकंड कहा जाता है। तो 1 किलोवाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। अब हम चलते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1000 जूल प्रति सेकंड। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थिति ऊर्जा संग्रहित होगी। देखिए स्थिति ऊर्जा दो ही चीज मतलब जहाँ पे भी कार्य होगा, ठीक है, वहाँ पे संग्रहित होगी। देखिए समतल सड़क पर एक वाहन को धक्का देंगे तो गतिमान हो जाएगा, और मतलब गतिमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर धक्का देंगे तो गतिमान होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी। पेंसिल को घुमाएंगे तो उसमें गति देंगे तो भी गतिज ऊर्जा होगी। रबड़ बैंड को खींचेंगे, रबड़ है चाहे रस्सी है चाहे किसी भी खींचने वाला चीज़ है, प्रत्यास्थ वस्तु है, जब उसमें खींचेंगे तो उसके अंतराणुविक बल के विरुद्ध कार्य करेंगे, और वह किया गया कार्य किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो रबर बैंड को खींचेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होगी, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। रबर बैंड या किसी प्रत्यास्थ वस्तु को खींचने पर उसके अंतराणुविक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, वही किया गया कार्य उसमें प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। प्रयोगशाला में एक छात्र ने 1 बिलियन का pH, यहाँ पे H छूट गया है, ठीक है, pH होगा यहाँ पे, P नहीं होगा, pH मान, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे pH होगा, ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। तो प्रयोगशाला में 1 बिलियन का pH मान 10 लिखा है, उस बिलियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए 7 से अगर कम रहे, 7 से कम रहे, 7 के नीचे रहता है तो क्या होता है, अम्लीय विलयन होता है, और 7 रहता है तो क्षारीय, और 7 से 14 क्षारीय होगा, 7 से 14 क्षारीय होगा, 7 से नीचे 7 से 0 तक अम्लीय होगा, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि तो इसमें ये क्या है, 10, pH मान कितना बताया गया है, उसका 10 बताया गया है। जो बिलियन है उसका pH मान कितना बताया गया है, 10। तो 1 बिलियन कैसा होगा, क्षारीय। जब क्षारीय होगा तो उसमें किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, किसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, OH निगेटिव आयन की H पॉजिटिव आयन की। तो देखिए जो बिलियन क्षारीय होता है उसमें OH निगेटिव आयन की, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की, हाइड्रोक्सिल आयन की उच्च सांद्रता होती है, और वो बिलियन कैसा होता है,
क्षारीय विलयन होता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। हाइड्रॉक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाला विलयन क्षारीय होता है। हाइड्रॉक्सिल उसमें अगर विलयन क्षारीय है 7 से 14 का बीच उसका पीएच है 10 है, तो इसका मतलब वो क्षारीय विलयन है। और क्षारीय विलयन में किसका सांद्रता ज़्यादा होती है, तो OH मतलब OH निगेटिव आयन की, हाइड्रॉक्साइड आयन की क्या होती है, आयन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए वो विलयन क्षारीय होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान है, अवतल दर्पण के आसपास वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। देखिए अवतल दर्पण, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक, सॉरी, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ठीक है। तो जब वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वस्तु को कहाँ रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर, सी पर, तो क्या होता है, उसका वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही नीचे की ओर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, और वस्तु के आकार का बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, ठीक है। ए डैश बी डैश, ठीक है। तो समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण में हमको वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, तो वह दर्पण के वक्रता केंद्र पर, मतलब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर हम वस्तु को रखेंगे तो समान आकार का हमको, वस्तु के आकार का ही हमको प्रतिबिंब मिलेगा और वक्रता केंद्र पे ही मिलेगा नीचे की ओर, ठीक है। तो समान आकार का प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए किस पे रखना पड़ता है वस्तु को, तो वह वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। खंडन विधि द्वारा प्रजनन देखा जाता है। देखिए खंडन विधि, इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत कर गए हैं। पहले तो हाइड्रा गलत हो जाएगा, हाइड्रा में मुकुलन होता है, बर्डिंग होता है, बर्डिंग द्वारा उसमें प्रजनन होता है। अमीबा में देखिए, अमीबा बहुत लोग आंसर मारेंगे लेकिन गलत है। अमीबा में क्या होता है, बाइंडरी डिफ्यूजन होता है, मतलब फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं उसको। देखिए अमीबा में कभी भी इसका आकार अनिश्चित होता है, तो कभी भी होगा तो इसका कोई भी एक भाग आगे बढ़ेगा, कोई भी एक भाग आगे बढ़ेगा, हमेशा एक ही भाग आगे बढ़ेगा और ये अलग होगा, ये अलग होगा टूटकर, मतलब उसमें द्विविखंडन नहीं पाया जाएगा। अमीबा में जब भी होगा द्विविखंडन होगा और किसी भी प्लेन में होगा, कहीं भी होगा, ठीक है। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो है चपटा है, तो इसका जो है किसी एक एक्सिस के परितः होगा और वो भी द्विविखंडन होगा, उसमें भी द्विविखंडन नहीं होगा। लेकिन जो स्पाइरोगाइरा है इसमें बहुत विखंडन नहीं होता है, मतलब कोई भी एक कोशिका है इसका और ये कई भागों में टूट जाएगी और प्रत्येक कोशिका एक नए जीव का निर्माण कर लेगी। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, मान लीजिए संतति कोशिका है, ये कई भागों में टूट जाएगी और क्या होगा, प्रत्येक कोशिका एक नए जीव का निर्माण कर लेगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, खंडन विधि या बहुविखंडन विधि कहते हैं। अमीबा में बाइंड्री वाला मतलब द्विविखंडन विधि होता है, इसमें भी देखा जाए तो द्विविखंडन ही होता है। लेकिन स्पाइरोगाइरा है, इसमें एक कोशिका कई भागों में बढ़ जाती है, तो इसे हम लोग खंडन विधि या बहुविखंडन विधि कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न में। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बहुत लोग इसको गलत मार देंगे। स्पाइरोगाइरा में क्या होता है, खंडन विधि द्वारा प्रजनन होता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण, देखिए अवतल दर्पण क्या होता है कि देखिए ये अवतल दर्पण मतलब इसका उभरे हुए तल पे पालिश कर दिया जाए और जो धंसा हुआ तल है उससे क्या होता है, वो प्रकाश का परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये मान लीजिए क्या है, ये फोकस दूरी है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के कहाँ स्थित हुआ, देखिए सामने स्थित होता है, और दर्पण जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे स्थित होता है। देखिए ये अवतल दर्पण हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, यहाँ फोकस दूरी बना लीजिए। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का जो धंसा हुआ पृष्ठ है वहाँ पे हम लोग कलाई कर देते हैं और उभरे हुए तल से इसका क्या होता है, परिवर्तन होता है प्रकाश का, और इसका दर्पण क्या होता है, वक्रता केंद्र अंदर होता है, ठीक है, ये फोकस दूरी मान लीजिए, ठीक है। तो वक्रता केंद्र अवतल दर्पण में दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा इन फ्रंट एंड बिहाइंड, सामने और पीछे। अवतल दर्पण में सामने होता है और जो कि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पीछे होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्यतः अणु नहीं बनाता है और अपने परमाणु
के रूप में पाया जाता है। देखिए अणु कौन बनाएगा, देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही होगा। तो इसको अपना अष्टक पूरा मतलब जो बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन 2 या 8 होना चाहिए या 18, तो बाहर का पूरा करने के लिए एक और हाइड्रोजन से क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बना के H2 बना लेगा। क्या बना लेगा, H2 बना लेगा, ठीक है। तो ये अणु बना लिया। ऑक्सीजन भी उसी तरह होता है, O2 पाया जाता है। ये भी अपने बाहरी कोश को पूर्ण करने के लिए सहसंयोजक से अपने ही मतलब परमाणु के साथ मिलकर सहसंयोजक बंध बना के अणु बना लेते हैं। लेकिन हीलियम का क्या होता है, हीलियम का बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसको किसी से अणु बनाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये परमाणु के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नाइट्रोजन भी वही करता है, ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है और N और N मिलकर बाहरी कोश को पूर्ण करने के लिए। तो इस प्रश्न का हीलियम में ऑलरेडी 2 पाए जाते हैं, इसको किसी से सहसंयोजक बंध बनाने की जरूरत नहीं होती है और ये परमाणु के रूप में ही पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक की प्रतिरोधकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड एंड अदर फैक्टर्स रिमेन अनचेंज्ड, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, देखिए क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो इंटू L बाई ए। यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जो कि न तो L पे निर्भर करता है न ही A पे निर्भर करता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप L में कुछ भी कर दीजिए, डबल चाहे ट्रिपल, चाहे A में कुछ भी कर दीजिए, इसका कोई मान बदलने वाला नहीं है। मान किसका बदलेगा, प्रतिरोध का मान बदलेगा, उस चालक का प्रतिरोध बदलेगा, लेकिन प्रतिरोधकता उसकी नहीं बदलेगी, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप डबल कर लीजिए चाहे ट्रिपल कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रतिरोधकता पे कोई मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। प्रतिरोधकता जो पहले रहेगी वही रहेगी। ठीक है, तो एक समान या अनचेंज। ठीक है, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट चाहे लंबाई बढ़ाइए चाहे अनुप्रस्थ काट को घटाइए, उससे कोई मतलब नहीं है। किस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोधकता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेजिस्टिविटी जिसको कहा जाता है, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो वो उसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन पुरुषों को शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग बनाता है। देखिए, जो शुक्रवाहिका होती है जिसको वेस्ट डिफरेंस कहा जाता है, ये क्या होता है, टेस्टिस से हमारा शुक्र को मतलब लाने का काम करती है। ये देखिए यहाँ से आता है और यहाँ आके जुड़ जाता है। और देखिए यहीं से यूरेथ्रा से क्या निकल ली है, यूरेथ्रा निकली है यूरिन ब्लैडर से। कहाँ से, यूरिन, इसको यूरिन ब्लैडर कहा जाता है या यूरिनरी कहा जाता है। यहाँ से एक क्या निकली है, एक नली निकली हुई है। ये शुक्रवाहिका जाकर वेस्ट डिफरेंस जाकर दोनों यहाँ पे मिली हुई है और दोनों मिलकर एक ही रास्ते से हम मतलब बाहर आती हैं। तो पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए कौन सा मार्ग होता है, तो यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होता है। क्या होता है, मूत्र मार्ग, जो कि शुक्राणुओं के लिए भी होता है और मूत्र के लिए भी होता है, मतलब मानव जनांग में। ठीक है, तो इस प्रश्न इस फोटो में देख सकते हैं, अगर देखना होगा तो आसानी देख सकते हैं। इसमें दोनों नली जाकर मिलती है और मिलकर एक ही मतलब ये दोनों यहाँ पे देखिए, इधर से जो है वेस्ट डिफरेंस आकर यहाँ मिलती है और यहाँ से यूरेथ्रा मिलती है। दोनों के लिए क्या है, एक ही मार्ग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। मतलब पुरुषों में कौन निम्नलिखित में से कौन पुरुषों में शुक्राणुओं और मूत्र दोनों के लिए एक ही सामान्य मार्ग मतलब कॉमन पैसेज किसके लिए होता है, तो मूत्र मार्ग द्वारा। किसके द्वारा होता है, मूत्र मार्ग द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरेथ्रा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ध्रुमाक्ष का, इसको देखिए हिंदी में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, डेंड्राइट्स को वर्णित करता है। डेंड्राइट्स किसका भाग है, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स किसका है, हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, और न्यूरॉन्स का देखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा फिगर में देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्या होता है, न्यूरॉन्स का डेंड्राइट जो होता है, ये जितना ये शाखा वाला भाग है ना, इसे ही हम डेंड्राइट्स कहते हैं।
देखिए ये छोटा होता है और इसका जो ये यही क्या होता है, डेंड्राइट्स होता है। ये देखिए इधर शाखा वाला निकला हुआ है, ये वाला भाग भी निकला हुआ है देखिए। और ये एक्सोम होता है, क्या होता है, एक्सोम, एक्सोम पढ़ा जाता है। और ये क्या होती है, ये होती है सेल बॉडी होती है, क्या होती है, सेल बॉडी। इसी में केंद्रक केंद्रक पाया जाता है। और ये क्या होता है, एक्सोम, ये सिग्नल लाने और ले जाने का काम करता है। यही क्या काम कौन करता है, सिग्नल लाने और ले जाने का काम एक्सोम करता है। और ये क्या है, डेंड्राइट्स होता है। डेंड्राइट्स के मतलब जैसे पेड़ का टहनी निकला होता है उसी तरह इसमें पतले पतले टहनियाँ निकली होती हैं। और ये क्या होता है, देखिए ये छोटा छोटा होता है। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डेंड्राइट्स के लिए सही है, वर्णित करता है। तो देखिए ये छोटा होता है और देखिए इतना तो बड़ा है नहीं, छोटा छोटा होता है और ब्रांच होता है, मतलब शाखा युक्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। डेंड्राइट्स कैसे होते हैं, शॉर्ट एंड ब्रांच्ड होते हैं, छोटा और शाखा युक्त होते हैं। ये न्यूरॉन से क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा और शाखा युक्त। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इज ग्रेटर देन 1 होने के कारण क्या है। सबसे पहले म्यू का क्या होता है, अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, सी बाई वी। सी बाई वी, वी का मतलब क्या है, किसी भी ये देखिए सी क्या होता है, निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है। और भी क्या होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल यही होता है। तो सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में। बाकी अब किसी भी माध्यम में जाएंगे तो उसका प्रकाश का मान इस निर्वात के मान से ही कम ही होगा। तो जब ज़्यादा वाला में कम से भाग देंगे तो क्या होगा, हमेशा मान क्या होगा, 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो निर्वात में पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इज ग्रेटर देन 1 होने के कारण क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल इज ग्रेटर देन पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। यही कारण है कि पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, म्यू 1 से ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, और सबसे अधिक सी का मान होता है। और सी का मान, बाकी अब किसी भी माध्यम में जाएंगे उससे कम ही होगा प्रकाश का मान, प्रकाश की चाल का मान कम ही होगा। तो जब ज़्यादा वाले में कम से भाग देंगे तो 1 से मान हमेशा उसका अधिक ही आएगा। तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वात में प्रकाश की चाल इज ग्रेटर देन पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। परिपथ P में निवेशित शक्ति को परिपथ में वोल्टेज V और विद्युत धारा I के सापेक्ष किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। देखिए सूत्र होता है P इक्वल टू V इंटू आई। क्या होता है, P इक्वल टू V इंटू आई, यही होता रहा है सूत्र शक्ति का, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, P इक्वल टू V इंटू आई। अब हम, ये आसान प्रश्न है, सूत्र से डायरेक्ट पूछ दिया गया। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। श्रृंखलन शब्द का प्रयोग कार्बन के अद्वितीय गुण को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प श्रृंखलन के लिए की सही परिभाषा देता है। श्रृंखलन का मतलब उसका जो चेन रिएक्शन, मतलब जो शाखा बनाने की जो क्षमता है, आबंध बनाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता, ये भाई कार्बन में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। कार्बन के परमाणु के साथ भी बना लेता है और अन्य परमाणुओं के साथ भी बना लेता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हाइड्रोजन के अन्य परमाणु के साथ हाइड्रोजन में उतना नहीं पाया जाता है, ऑक्सीजन में भी नहीं पाया जाता है और नाइट्रोजन में भी नहीं पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर, कार्बन में ये अद्वितीय गुण पाया जाता है। तो इसी के लिए श्रृंखलन शब्द का प्रयोग भी किया जाता है कार्बन के एक अद्वितीय के लिए। तो कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता के लिए, ठीक है, यही परिभाषा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखलन का सही परिभाषा देता है, तो यही परिभाषा श्रृंखलन का सही देता है। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता को ही हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए कहा जा रहा है, पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति किस बल के कारण होती है। देखिए जो पृथ्वी है इसके चारों ओर चंद्रमा गति करता है, ठीक है। तो कैसा उसका पथ होता है, वृत्ताकार। कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ पर गति करेगी तो वहाँ पे अभिकेंद्र बल लगता है, ठीक है। और यह अभिकेंद्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिकेंद्र बल। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्युमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है? एल्युमिनियम का कितना होता है? एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, ठीक है। और इसका कितना होता है? इसका परमाणु भार कितना होता है? 27 होता है। क्या होता है? 27। तो ठीक है, तो देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है, ये होता है सूत्र, इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर परमाणु क्रमांक 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 होंगे और परमाणु क्रमांक भी, प्रोटॉन भी 13 होंगे। और देखिए परमाणु भार होता है, परमाणु भार बराबर क्या होता है? परमाणु भार बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉनों की संख्या अभी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी, परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है हमको, क्या करना है? निकालना है, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या हमको क्या करना है? निकालना है। और परमाणु भार कितना होता है? तो 27। तो 27 में 13 जाएगा, कितना आएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या कितना जाएगा? 14। तो एल्युमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इस प्रश्न का आसान प्रश्न है, लेकिन इस सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है? तो एंजाइम को जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर की जितनी अपचयी क्रियाएं होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब उन क्रियाओं की गति को बढ़ाता है और कम करता है, ठीक है। उत्प्रेरक का काम यही होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को मतलब बढ़ाना, घटाना और मतलब एक निश्चित समान रखना, ठीक है। तो जैविक उत्प्रेरक का किसे कहा जाता है? ये ऑनलाइनर की तरह है, जैविक उत्प्रेरक एंजाइम को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। डायरेक्ट ऑनलाइनर से क्वेश्चन पूछ दिया है, जैविक उत्प्रेरक एंजाइम को कहा जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एंजाइम्स। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण या तांक जी का एसआई मात्रक क्या है? देखिए क्या होता है, पहले तो सूत्र क्या होता है? G = m1 × m2/r², ठीक है। हमको किसका मात्रक निकालना है? जी का निकालना है। G = क्या हो जाएगा? F × r² बटे में m1 × m2। बल का मात्रक न्यूटन, r दूरी का मात्रक मीटर, लेकिन वर्ग है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। केजी गुणा दोनों को गुणा करेंगे तो kg² हो जाएगा। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है? जी का न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर kg², न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर kg²। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। जी का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण तांक जी का एसआई मात्रक होता है न्यूटन × मीटर स्क्वायर पर kg²। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया को दर्शाती है? कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया को बताना है। विस्थापन मतलब एक जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील को हटा देगा। देखिए इसमें क्या है, CaOH2O, ये संयोजन अभिक्रिया, दोनों पदार्थ मिलकर संयोजित हो जा रहे हैं। देखिए दोनों मिलकर एक हो जा रहे हैं, तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए दूसरे में आते हैं, Zn कापर से ज़्यादा क्रियाशील है और कापर को हटा देता है किसके? सल्फेट आयन से, और कापर अवक्षेप बना लेता है, तो ZnSO4 बना लेता है। तो ये कापर को हटाया, Zn ज़्यादा अभिक्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में कापर से ऊपर है, तो कापर को हटाया, इसका मतलब ये विस्थापित कर दिया। तो ये यही क्या है? यही दर्शा रहा है विस्थापन अभिक्रिया को। और बाकी सब देख लीजिए, ये भी संयोजन अभिक्रिया को दर्शा रहा है, और ये अवघटन अभिक्रिया को दर्शा रहा है, डी ऑप्शन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। यही मतलब Zn क्या है? कापर को हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, यही विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। यदि अस्थि कोशिकाओं के अधात्री मतलब मैट्रिक्स में कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक पाए जाते हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, जो अस्थियाँ होती हैं, वो उसमें मुख्य रूप से जो उसका मैट्रिक्स मतलब अंदर का जो मतलब भाग होता है वो किससे बना होता है? फास्फोरस और कैल्शियम से। लेकिन जो उपास्थि होती हैं, मतलब जो हड्डी होती है और नहीं मांस होती है, जैसे कान,
कान का हो गया, नाक का हो गया, ये क्या होते हैं, उपास्थि होते हैं, ठीक है। तो इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, तो प्रोटीन और शर्करा का, प्रोटीन और वसा नहीं, शर्करा। उपास्थियों में उपास्थियाँ किससे मिलकर बनी होती है और चाहे इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, तो प्रोटीन और शर्करा का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन और शर्करा, ठीक है। तो हम चलते हैं इस वीडियो के, ये थोड़ा मतलब कठिन प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन पूछ दिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन एंड शर्करा। अब हम चलते हैं, देखिए क्या, अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। देखिए क्रमशः I1, I2 और I3 विद्युत धारा वाले 3 प्रतिरोधों को R1 और R2 और R3 को पार संयोजन का मतलब समानांतर श्रेणी, समानांतर संयोजन में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। I क्या है, कुल विद्युत धारा है, R इक्विवेलेंट क्या है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, ठीक है। देखिए पहले तो समझ लेते हैं कि क्या होता है, समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, अगर कुल धारा है तो उसमें धारा, प्रत्येक प्रतिरोध की धारा अलग अलग होगी, प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होगी, धारा अलग अलग होगी, और ये जितनी भी धाराएं होंगी उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होंगी, क्या होंगी, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। समांतर क्रम में अगर जो प्रतिरोध जोड़े जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, लेकिन क्या होती हैं, धाराएँ समान नहीं होती हैं। तो देखिए वोल्टेज को हर जगह समान लिखे हैं जब कोई प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ पे आई के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुल वोल्टेज बटे में बड़ा वाला आर, या आर ई क्यू लिख सकते हैं। देखिए वोल्टेज समान है, देखिए वी बाई आर ई क्यू लिख सकते हैं। यहाँ वी को कॉमन लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है, क्या हो जाता है, R3 हो जाता है। देखिए यहाँ V से V कट गया, ठीक है, वोल्टेज समान होता है, तो क्या होता है, वह R इक्विवेलेंट क्या आता है, 1/R EQ इक्वल टू आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए ना तो ये वाला कहीं आपको मिल रहा है ऐसा, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ R2 इंटू R1 देखिए थोड़ा सा ऑप्शन को मतलब ब्रैकेट में लिखे हैं तभी समझ में आएगा, सही से देखेंगे तो यहाँ पे R इक्व इक्वल टू R1, अब ये बटे के ऊपर है R2 इंटू R3, बटे में R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि गलत है। देखिए यहाँ पे I1/I2 1/I2 1/I3, जो कि गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ऑप्शन ए सही है। इसमें क्या है, जब कोई भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसमें जो प्रतिरोधों की जो धाराएं होती है वो अलग अलग होती हैं, क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इससे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल ही में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जेईई के CBT 1 पूछा गया था इससे प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा समांगिक मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है, समांगिक मिश्रण का उदाहरण नहीं है। देखिए जल में चीनी को घुलेंगे तो वो समांगिक मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि उसके सारे अंग समान होंगे, पूरी तरह से चीनी जल में घुल जाएगी, और कहीं से भी उठाएंगे तो उसमें चीनी और जल का अनुपात सेम ही रहेगा, मतलब समान अंग हो जाएगा। जल में कॉपर सल्फेट का मिश्रण, जल में अगर कॉपर सल्फेट घुलेंगे CuSO4 तो वो भी घुल जाता है, वो भी समांगिक मिश्रण का उदाहरण है। जल में अगर नमक घुलेंगे तो वो भी घुल जाएगा, वो भी समांगिक मिश्रण का उदाहरण है। जल में अगर लोहे की कील डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, और वो समांगिक मिश्रण नहीं, वो विसमांगिक मिश्रण हो जाएगा, या उसको कह सकते हैं कि देखिए उसको विलयन तो कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जल में अगर लोहे की कील को डालेंगे तो मिश्रण नहीं, समांगिक मिश्रण नहीं बनाएगा, ठीक है। तो समांगिक मिश्रण का उदाहरण कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए बाकी सब घुल जाता है और ये ऑप्शन ए जो है नहीं घुलता है। जल में लोहे की कील को घुलेगा, नहीं घुलेगा। तो ये साफ दिख रहा है कि पहला ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों में से पेशीय ऊतक के बारे में गलत कथन का पहचान कीजिए, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ऐच्छिक मांसपेशियों में एक के बाद एक हल्के तथा गहरे रंग की धारियाँ दिखाई जाती है। देखिए मांसपेशियाँ जो होती है वो क्या होती हैं, धारा मतलब फाइबर्स, मतलब क्या, रेशे के समान होती हैं। उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं, बेलनाकार होती हैं और सुई के आकार की होती हैं, ठीक है। तो ये तो बात सही बोल रहा है। अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक के बाद एक, और फाइबर्स की मतलब गहरे रंग की धारियों की तरह दिखाई देती है। मांसपेशियों में एक विशेष संकुचन
एक्टिन पाया जाता है और माइसिन शायद पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है। तो ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन भी पाया जाता है। हाथ और पैरों में ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। हाँ, क्योंकि हाथ और पैर की गति अपने इच्छा के अनुसार कर लेते हैं, तो ऐच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं हाथ और पैरों में। ऐच्छिक मांसपेशियाँ तक घनाकार की होती हैं नहीं। अभी हम बताएं मसल्स जो होती हैं वो सुई के आकार की होती है, लंबी और बेलनाकार होती हैं, फाइबर्स जिसे पेशीय तंतु भी कहता है। जो घनाकार कोशिकाएं होती हैं वो किसकी होती हैं? तो वो किसकी होती हैं? एपिथेलियल ऊतक की। एपिथेलियल ऊतक जिसको कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, उसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? घनाकार होती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेशीय ऊतक। मतलब गलत खोजना है आपको, इसमें क्या है? संबंधित नहीं है। क्या पूछा गया है? सॉरी, निम्नलिखित में से पेशीय ऊतक के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। पेशीय ऊतक के बारे में, ये पेशीय ऊतक नहीं घनाकार होते हैं, एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाएं घनाकार होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ जाइए कि जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से दो यौगिकों के आयनों के आदान प्रदान से दो नए यौगिक बनते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। देखिए, इसमें ये द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसको सिंगल विस्थापन। देखिए, कॉपर को क्लोराइड से पीबी हटा दे रहा है, लेड हटा दे रहा है और कॉपर को अलग निकाल दे रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ये 2 बार लिखा गया है। ठीक है, इसको गलत ये। ठीक है, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, सल्फेट में से Na2 निकल रहा है, मतलब 2 आयन Na के निकल रहे हैं और Cl के साथ जाके जुड़ जा रहे हैं। किसके साथ? Cl का, और NaCl बना दे रहे हैं। और Ba जो है ये किसके साथ जुड़ जा रहा है? सल्फेट आयन के साथ। मतलब दोनों के बीच कौन सा आयन? दोनों अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से ही 2 नए यौगिक बन रहे हैं, तो इसे कौन सा रिएक्शन कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए, ये भी नहीं है, कॉपर को लोहा हटा देगा, ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये तो अभी बताया पिछले प्रश्न पे। तो ये सभी सिंगल डिस्प्लेसमेंट के उदाहरण। डबल डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण ऑप्शन बी है। अब हम चलते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक है? अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं है पूछा गया है। देखिए, मतलब जैविक घटक है, एक दूसरे क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। जैविक घटक है, निम्नलिखित में से इसमें पहचान करना है कि कौन जैविक घटक है। मृदा ये जीव है, इसमें नहीं है। वर्षा में जीव भी नहीं है। घास क्या है? जीव है। पौधा है तो जीवित है। तो ठीक है, तो जैविक घटक कौन सा है? ऑप्शन डी। अजैविक घटक नहीं है का मतलब क्या है? जैविक घटक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आसान प्रश्न था। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। CaO सॉलिड, ये S लिखा जाता है, इसका मतलब सॉलिड अवस्था में, H2O लिक्विड अवस्था में। दोनों को मिलाया जाता है। काली चूना को पानी में घोला जाता है तो भुजा हुआ चूना में परिवर्तित हो जाता है, जिसको CaOH का ट्वाइस कहा जाता है। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, जिससे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऊष्माक्षेपी नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है प्रकार पूछा गया है। तो देखिए, काली चूना और जल को घोला जाता है तो दोनों मिलकर CaOH का ट्वाइस में बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मिलकर जुड़ जा रहे हैं। क्या हो रहा है? संयोजित हो जा रहा है, दोनों जुड़ जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे 2 मिलकर 1 हो गए, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? संयोजन अभिक्रिया हो गई। विघटन अभिक्रिया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक यौगिक में, मतलब तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ विघटन अभिक्रिया है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। ठीक है, जैसे जिप्सन, ये सभी क्या है? विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि काली चूना और जल मिलकर भुजा हुआ चूना में परिवर्तित, दोनों मिलकर संयोजित हो जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन निषेचन के बाद तेजी से वृद्धि करता है और पक कर फल बनता है? इस बीच पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, पुंकेसर, वर्तिका के सिकुड़ कर गिर सकते हैं।
अभी हम पिछले एक प्रश्न पे, दूसरा या तीसरा प्रश्न था, वहाँ पे चर्चा किए थे कि जो अंडाशय है किस में परिवर्तित होता है, फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। और बीज में कौन परिवर्तित हो रहा था, बीजांड, ठीक है, सप्तावरण के रूप में पहले, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या है, यही फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव अपना आकार बदलता रहता है, तो कौन सा आकार बदलता रहता है, देखिए अमीबा, क्योंकि इसका आकार अनिश्चित होता है, ये किसी भी आकार मतलब धारण कर सकता है। अब हम चलते हैं, ये आसान प्रश्न है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। खतरे के संकेत का प्रकाश आमतौर लाल रंग का क्यों होता है, क्योंकि प्रकाश रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और ये बिखरता कम है। जब बिखरेगा कम तो हमको दूर से ही दिखाई देता है, इसीलिए हमको डेंजर का जहाँ पे भी सिग्नल होता है वहाँ पे लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि लाल रंग कोहरे धुएं में प्रकीर्णन नहीं होता है, एकदम बिल्कुल नहीं होता, ये तो बात गलत है, कम होता है। क्योंकि लाल रंग का कोहरे धुएं में सबसे अधिक परावर्तन होता है, बात गलत है। क्योंकि लाल रंग कोहरे धुएं में सबसे अधिक किरण होता है, यही बात गलत है। क्योंकि लाल रंग का कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, बैगनी रंग का। यही कारण कि हमको आसमान क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि बैगनी रंग मतलब बैगनी, इंडिगो और ब्लू जो है, इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम प्रकीर्णन का मतलब क्या है, टकरा कर फैल जाना, प्रकाश को फैल जाना, प्रकीर्णित हो जाना। तो लाल रंग सबसे कम फैलता है, इसीलिए इसको उपयोग किससे, डेंजर सिग्नल के रूप में डेंजर सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि लाल रंग का कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। यदि किसी पौधे की जड़ें गुरुत्वानुवर्तन के कारण सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, तो पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि का कारण है खाली स्थान। देखिए क्या होता है कि जब वर्तिका, जैसे ये मान लीजिए, हमको फिगर उतना बढ़िया बनेगा नहीं, ठीक है, ये मान लीजिए वर्तिकाग्र पे आकर गिरा, ठीक है, परागकण यहाँ पर जाइगोट बना, ठीक है, युग्मज बना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, पौधे की जड़ें जो होती है ना, नीचे की ओर बढ़ती है। तो पौधे के किसी भी अंग का रसायन के कारण क्या होता है, रसायन के कारण बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रसायनिवर्तन कहते हैं। जैसे ही परागकण आकर क्या गिरता है इस पे कि वर्तिकाग्र पे, तो क्या होता है कि यहाँ से बीजांड से एक विशेष प्रकार की शर्करा, यहाँ पे शर्करा, शुगर सिक्रीट होता है। क्या होता है, सिक्रीट होता है, मतलब स्रावित होता है। कहाँ से, बीजांड से। अब इस रसायन को देखकर मतलब आकर्षित होकर ये जो ऊपर की जो क्या है, कौन सी नलिकाएं, पराग नलिकाएं, जो पराग को कण को लाने का काम करती हैं वर्तिकाग्र से बीजांड तक, मतलब यहाँ तक लाने का, मतलब अंड कोशिका तक लाने, कौन काम करती हैं, पराग नलिकाएं। तो जैसे ही आकर गिरा तो बीजांड से क्या होगा, एक विशेष प्रकार की शर्करा रिलीज होती है, और ये शर्करा रिलीज होने के कारण क्या होती हैं, पराग नलिकाएं इससे आकर्षित होती हैं शर्करा से, और बीजांड की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, बीजांड की ओर विकसित होने लगती है। क्योंकि देखिए पौधे क्या होते हैं, पौधे गति नहीं करते हैं, तो प्रकाश, पानी इत्यादि या अन्य चीज़ों को देखकर उनकी तरफ अपने भाग को विकसित करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, उसको उद्दीपन कहा जाता है। तो इससे क्या होता है, उसके प्रति अपना क्या है, अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम लोग अनुवर्तन कह देते हैं। तो ये क्या हुआ, शर्करा की ओर देखकर अपने को अनुवर्तित कर ली, शर्करा के प्रति पराग नलिकाएं अनुवर्तित कर ली, अपनी लंबाई इधर बढ़ा दी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रसायन के कारण ये विकसित हुई हैं पराग नलिकाएं, मतलब लालच लेकर मतलब बढ़ी हैं, मतलब इनके अनुमान में किसके कारण लालच हुआ है, किसके कारण ये आगे बढ़ी है, लपलपाई है, किसके कारण, तो रसायन के कारण। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रसायनिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, रसायनिवर्तन, क्योंकि शर्करा क्या है, रसायन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रसायनिवर्तन, ठीक है। पराग नलिकाओं का बीजांड की ओर वृद्धि के कारण क्या है, रसायनिवर्तन।
अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। अधिकांश परिपक्व पादपों में कोशिकाएं एक खाली स्थान होता है जो कोशिका की स्थिति को बनाए रखने और अमीनो अम्ल को सहित पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करती है। देखिए क्या होता है, देखिए जो कोशिका जो होता है उसमें जो सबसे लगभग देखा है तो बड़ा भाग क्या होता है, तो रसधानी होती है। ये क्या करती हैं, अमीनो एसिड, शर्करा हो गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, इन सारे मतलब जितने भी रासायनिक पदार्थ है इसको अपने अंदर मतलब स्टोर करके रखती है, ठीक है। और ये एक झिल्ली से ढकी होती हैं, जो वैक्यूल्स होती हैं झिल्ली से ढकी होती हैं, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है, सिंगल झिल्ली होती है, ठीक है। अब ये 90% लगभग जल से भरी होती है और लगभग कोशिकाओं को लगभग 90% भाग को भी यही कवर करती हैं। अब क्या होता है, जैसे ये पूरी तरह जल से भर जाती हैं तो वो कोशिका भित्ति, जो कि कोशिका भित्ति किस में, केवल पादप कोशिकाएं में ही पाई जाती हैं, ये कोशिका भित्ति पे दाब डालती हैं, जिसको स्फीति दाब कहा जाता है। ये जैसे ये वैक्यूल्स जो होती हैं, रसदानी जो होती है, पानी से भर जाती हैं तो क्या करती हैं, कोशिका भित्ति पर दाब डालती हैं, जिसको स्फीति दाब कहा जाता है या स्फीति दबाव कहा जाता है। अब इस स्फीति दबाव के कारण क्या होते हैं, ये जो पौधे की जो कोशिकाएं होती है हमेशा टाइट रहती हैं, मतलब मजबूत बनी रहती है, कठोर बनी रहती है, ठीक है, क्योंकि इस पर स्फीति दाब कौन लगा रहा है, वैक्यूल्स लगा रहे हैं, रसदानियाँ लगा रही हैं। और ये रसदानियों का काम क्या होता है, तो ये स्टोरेज का काम करती हैं और सभी काम होता है इसका, राजधानी का। और ये लगभग पूरी तरह से जल से 90% जल से भरी होती है और इसकी झिल्ली का नाम क्या है, टोनोप्लास्ट है। और किस पे दबाव डालती है, कोशिका भित्ति पर, ठीक है। इस दबाव को क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। इतना प्रश्न बता दिए, इससे इतना प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अधिकांश परिपक्व पादपों कोशिकाओं में एक खाली स्थान होता है जो कोशिका की स्फीति को बनाए रखने और अमीनो अम्ल सहित महत्वपूर्ण पदार्थों को संग्रहित करने में मदद करता है, ठीक है। थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा बड़ी केंद्रीय राजधानी, ठीक है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोस्मी, एंडोथर्मिक, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में पढ़ लीजिए, क्रियाओं का परिचालन। एंडोथर्मिक का मतलब ये होता है जिसमें ऊर्जा लगे या उष्मा लगे, ठीक है। तो एटीपी टूटती है किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, बनती भी है इसी में और टूटती है तो क्या मिलता है, पहले किस में टूटती है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में। अब ये टूटती हैं तो इसमें 30 लगभग 30 मान लीजिए 30 ही, 30 कैलोरी बनाएंगे, हाँ कैलोरी, हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलता है। क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। अब इस ऊर्जा से ही कोशिका के अंदर जितने भी क्रियाकलाप होता है, जैसे कोई भी काम जो होता है कोशिका के अंदर, इस ऊर्जा का उपयोग करके होता है। इस ऊर्जा का उपयोग करके ही कोशिका के सभी कार्य होता है। एंडोथर्मिक इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाया गया है, ऊर्जा का शोषण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊर्जा का शोषण। किस कार्य के लिए, तो कोशिका में जितनी भी परिचालन की प्रक्रियाएं, जितनी भी रिएक्शन काम हो रहा है वो किसके कारण होता है, एटीपी के मतलब विखंडन के कारण, ठीक है। और ये पूरा प्रक्रिया कहाँ हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर हो रहा है। ये पूरा जितना भी काम हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। तो ये परिचालन किसके, मतलब परिचालन किसके द्वारा मोचित, क्या पूछा गया है, ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरस्मिक क्रियाओं को परिचालन कर सकती है। तो ये कहाँ होता, कहाँ पे, ये इस प्रश्न पूछने का मेन रीजन है कि ये होता कहाँ है। विच कैन, एटीपी के विखंडन जो कोशिका के अंदर होने वाली विखंडन कौन करता है, मतलब ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है कहाँ होता, कहाँ है, तो मतलब प्लेस पूछा गया है। इसमें रिएक्शन पूछा गया है कि ये जितना भी एटीपी का विखंडन होता कहाँ है, तो एटीपी का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, एटीपी का विखंडन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये थोड़ा प्रश्न का भाषा थोड़ा सा अलग कर दिया है, लेकिन अगर सही से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एटीपी टूटता कहाँ है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और एटीपी का ऊर्जा का शोषण हो रहा है तो इसीलिए इसको एंडोथर्मिक कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं इस वीडियो के अगले प्रश्न पे, यही लास्ट प्रश्न था शायद, ठीक है।
देखिए वीडियो ज़रूर लंबी हुई है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये 40 के 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और एक दो क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि समझिए कि लगभग आप अगर सही से साइंस अगर नहीं पढ़ें तो आप नहीं कर पाएंगे, फिसल जाएंगे, गलत करके आ जाएंगे। तो ये आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।